नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम महाजनपद काल को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने महाकाव्य काल तक देख लिया है, यानी हमने 600 बीसी तक का हिस्ट्री को यहाँ समझ लिया है। एक मिनट हम आपको ये बता दें कि हम किस तरीके से एमपी की हिस्ट्री प्रारंभ की थी और अब हम कहाँ तक आ चुके हैं। और अगला टॉपिक हमारा महाजनपद काल है, तो क्यों है। एक मिनट आप देख लें क्विक रिवीजन के रूप में। देखो, शुरुआत में हमने आपको पाषाण काल बताया था, स्टोन एज। इसको हमने पूरा कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद हमने कहां तक समय देखा हमने एक लगभग 5 लाख बीसी से पढ़ना चालू किया था। और स्टोन एज को हम जब नव पाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज तक आए तो हमने 3000 बीसी तक आ गए। हम ये चैप्टर हमने पूरे सही तरीके से और बड़ा डिस्कस एक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, यहाँ तक कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल को भी कंप्लीट किया है। यहाँ से आप वीडियो देखें तभी आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। इसके बाद हमने ताम्रपाषाण काल को देखा, जो मानव ने पहली धातु खोजी, तांबा। इसका समय देखा जाए तो हमने 2000 से बीसी से 1000 से तक इसको माना। ठीक है, यही हम इसके बाद महापाषाण को देखा। ठीक है, महापाषाण काल के बाद हमने लौह युग को भी देखा। ठीक है, और हम इसके पैरेलली कह सकते हैं सिंधु सभ्यता आ जाती है, क्योंकि ताम्र सिंधु के समकालीन भी रही, उसके पश्चात भी रही। तो सिंधु सभ्यता को यदि हम देखें, क्योंकि एमपी में हम इसको नहीं देखते हैं, तो ये इसका जो समय है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। आपका वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य। अब यहाँ जो 250 वर्ष का जो इतिहास है वो हमें नहीं देखने को मिलता। इसको हम प्रथम अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि 2350 से 1750 1500 चालू हो जाता है। तो हमने वैदिक काल को भी यहाँ देखा। वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक के हमें एविडेंस नहीं मिले तो वो नहीं देखा हमने। उत्तर वैदिक काल के जो भी तथ्य थे हमने सारे डिस्कस किए। इसके बाद हमने कुछ प्राचीन राजवंशों को डिस्कस किया, प्रमुख राजवंशों को, जो कि अनुश्रुति आधारित थे, यानी पुराणों और महाभारत में जिनका जिक्र था उनको हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद हमने महाकाव्य काल का डिस्कस किया, जिसमें हमने रामायण से संबंधित तथ्य देखे जो एमपी से संबंधित थे, और हमने महाभारत को भी देखा जो एमपी से संबंधित तथ्य थे। यानी हम कहाँ तक आ गए थे, 600 बीसी तक आ चुके हैं। अब 600 बीसी के बाद 400 बीसी तक महाजनपद काल चलता है, यानी 200 वर्ष का इतिहास को हम कहाँ रीड करेंगे, हम देखेंगे इसको महाजनपद काल के रूप में। ठीक है, तो अब आप इसका समय लिख लें, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 600 बीसी तक का इतिहास देख चुके हैं। ये 400 बीसी तक रहेगा, यानी हम इस पूरे पीरियड को 200 साल का इतिहास को यहाँ देखेंगे। एक चीज आपको स्पष्ट हुई। अब महाजनपद आया कैसे, तो आपको एक चीज और यहाँ क्लियर कर ले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको याद हो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाई थी जन। जन यानी कबीला, है ना। और इसके बाद हमने आपको उत्तर वैदिक काल स्पष्ट किया, वहां हमने जनपद शब्द का प्रयोग किया था। वहां हमने जनपद शब्द का प्रयोग किया था। जनपद कैसे बनता है, दो या दो से अधिक या एक से अधिक कह सकते हैं अपन, जनपद मिल जाए, जन जन मिलकर क्या बन जाता जनपद। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां क्या हो रहा है इस काल में, और यहां क्या देखने को मिल रहा है, महाजनपद हमें मिल रहा है। यहां हमें महाजनपद देखने को मिल रहा है। तो जन में क्या देखने को मिल रहा है, जन में यहाँ राजा है। राजा क्या काम है यहाँ राजा का, यहाँ राजा का काम है पशुपालन या पशुओं की रक्षा करना, क्योंकि इस काल में क्या काम हो रहा है, पशुपालन हो रहा है। कृषि गौण है, यानी कृषि सेकेंडरी है, कृषि कम मात्रा में हो रही है। व्यापार वाणिज्य यहाँ है नहीं है, विनिमय माध्यम से यहाँ की अर्थव्यवस्था है। एक चीज स्पष्ट हुई आपको। तो यहाँ जरूरत नहीं है एक बड़ा साम्राज्य बनाने की। अब क्योंकि इस काल में जब आते हैं, इसका ये काल कितना है आपका, 1500 से 1000 बीसी के मध्य, और ये काल चालू हो जाता है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य। तो आपको याद हो लोहे की खोज हो जाती है, यानी लोहा मिल जाता है। लोहा कब मिलता है हमें, लोहा मिलता है 1000 बीसी से 950 बीसी के मध्य। ये लोह युग आ गया। लोहा आ गया, यानी महाजनपद काल में
क्या देखने को मिला आपको? लोहा आ गया। लोहा आ गया है तो अब कृषि ज्यादा हो रही है, क्योंकि औजार बनने लगे हैं कृषि के औजार बनेंगे तो अतरे उत्पादन, गहरी जुताई होगी, अतरे उत्पादन होगा, यानी ज्यादा फसल पैदा होगी। अब जब हथियार आ गए हैं तो अत्याधुनिक लैस हथियार मिलेंगे, कवच मिलेंगे, यानी अब लड़ाइयाँ किसके लिए चालू हो गई है? अब लड़ाइयाँ जमीन के लिए चालू हो गई हैं, भूमि के लिए। यहाँ राजा क्या काम कर रहा है? यहाँ जमीनों की लड़ाई लड़ रहा है राजा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ कृषि प्रमुख हो गया है, पशुपालन गौण हो गया है। अब जब आगे बढ़े, कई जनपद मिले, सक्षमता बढ़ी, तो उन्हें अब सुरक्षा की भावना आई। जनपद अपने आप में सक्षम नहीं है, एक जनपद आपस में दूसरे जनपद पे हमला कर रहा है, तो कई जनपद जब इकट्ठे होंगे तो वो महाजनपद कैसा होगा? ताकतवर होगा। जैसे मगध है, उज्जैनी है, वत्स है, काशी है। तो इन महाजनपदों में जो लोग रहेंगे, जो व्यापारी रहेंगे, वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यहाँ महाजनपद की भावना कैसे आ रही है? यहाँ लोगों को असुरक्षा या सुरक्षा की भावना चाहिए, असुरक्षा लग रहा है उनको, और उन्हें अपनी समृद्धि के लिए एक शांत वातावरण चाहिए, एक समृद्धशाली महाजनपद चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फिर एक या एक से अधिक जनपद जुड़कर, यानी जैसे दो जनपद हैं, ये आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं महाजनपद। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं एक बेसिक कि महाजनपद हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई महाजनपद आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण कर रहे हैं। ये तो आपने जाना। यहाँ अब हमने उत्तर भारत में हमें 16 महाजनपदों को यहाँ देखना है। एमपी में 2 है, चेदी और अवंती। इसको हम विशेष डिस्कस करेंगे क्योंकि हम एमपी का इतिहास पढ़ रहे हैं। यदि हम भारतीय इतिहास होते तो सारे को डिस्कस करते, फिर भी हमें जानना जरूरी है। यदि अवंती पढ़ा रहे हैं तो अवंती का संबंध गंधार से हो रहा है, मगध से हो रहा है, वत्स से हो रहा है, नीचे अश्मक से हो रहा है। आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, दोस्ती हुई है, मित्रता हुई है, युद्ध हुए हैं, तो उनके बारे में हमें आसपास के लोगों को भी जानना जरूरी है। तो हम उनको आपको मुँह जबानी ही समझाएंगे यहाँ, परंतु अवंती और चेदी को फुल नोट्स के साथ आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। ये तो आपने जान लिया, जन से जनपद बना, जनपदों से महाजनपद बना। अब हम कुछ इनिशियल डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम टॉपिक पर आ जाएंगे। ये तो आप समझ ही गए, दो जनपदों से क्या मिल रहा है? महाजनपद बन रहा है। चलिए अब हम कुछ नोट्स देंगे, इसके बाद हम बीच बीच में भी डिस्कस और करेंगे। सामान्य जानकारी पहले क्या बताएंगे हम आपको? वैदिक काल के अंत में जो भी चीजें हमने समझाई हैं उसी को बोर्ड पर लिख रहे हैं। वैदिक काल के अंत में, यानी 600 बीसी के बाद, वैदिक काल के अंत में ब्रैकेट में 600 बीसी में कई महाजनपदों का उदय हुआ। कई महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, एक तथ्य जाना। वहीं एक पाली ग्रंथ है आपका, उन्होंने क्या कहा है उसका भी मत यहां लिखते हैं हम आपको। पाली ग्रंथ के अनुसार, ताकि आपको यह भी पता चले कि एविडेंस भी है मिल रहे हैं। पाली ग्रंथ के अनुसार जनपदों का विकास महाजनपद के रूप में हुआ है। महाजनपदों के रूप में हुआ है। ये चीज आपको स्पष्ट हुई। अब ये महाजनपद हमें कहां देखने को मिल रहे हैं? ये कुछ बेसिक है ना, जानना जरूरी है। और महाजनपदों की संख्या कितनी है इसको भी आप यहां लिख लें। उदय हुआ तो लिख लेंगे संख्या कितनी है? 16। एक तथ्य और लिखें आप कि ये महाजनपद हमें कहां देखने को मिल रहे हैं, तो लिखेंगे आप ये हमें यूपी, बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में, नेपाल के तराई क्षेत्रों में 2 प्रकार के महाजनपद देखने को मिल रहे हैं। 2 प्रकार के महाजनपद देखने को मिले। अब 2 प्रकार से आशय क्या है? 2 प्रकार से आशय है, एक हमें राजतंत्रात्मक महाजनपद देखने को मिला, एक हमें
गणतंत्रात्मक महाजनपद देखने को मिला। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक कहां देखने को मिला हमें? हमें गंगा के मैदान में जो गंगा का मैदान क्षेत्र है वहां जितने भी हमें जनपद देखने को महाजनपद देखने को मिले वो सारे कैसे थे? प्राय राजतंत्रात्मक थे, यानी यहाँ राजा का ही नियंत्रण था। गणतंत्रात्मक हमें नेपाल के तराई क्षेत्रों में देखने मिले। यहाँ गणतंत्रात्मक से मतलब कई आपस में संघ मिलकर उस क्षेत्र का क्या कर रहे थे? प्रशासन चला रहे थे। तो वो भी चीज हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इतना क्लियर हो गया आपको कि दो जनपद जब मिलते हैं, एक से अधिक जनपद जब मिलेंगे तो महाजनपदों का होगा। उसमें दो जनपद भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यानी दो तो चाहिए हमें। तो अब अभी हमने क्या कहा कि हमें दो प्रकार के जनपद देखने को मिल रहे हैं। दो प्रकार से आशय है। एक हमें मिला राजतंत्रात्मक, राज्य, और एक मिला हमें गणतंत्रात्मक राज्य। ठीक है, अब यहां ये हमें राजतंत्रात्मक कहां देखने को मिले? तो इसको लिखेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विद्यमान, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विद्यमान, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विद्यमान अधिकांश जनपद या अधिकांश जो राज्य है या अधिकांश राज्य राजतंत्रात्मक देखने को मिले। अधिकांश राज्य राजतंत्रात्मक देखने को मिले। ठीक है, यानी हमें जो गंगा के मैदान में आपको जनपद देखने को मिलेंगे वो राजतंत्रात्मक होंगे। अब हमें गणतंत्रात्मक कहां मिले? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्रों में विद्यमान अधिकांश राज्य कैसे मिले? हमें गणतंत्रात्मक देखने को मिले। कई बार बोर्ड पर कुछ अशुद्धियां होती है तो हम यहां से मुंह से बोल देते हैं आपको। ठीक है, तो ये दो प्रकार आपने क्लियर हो गया। गणतंत्रात्मक क्लियर हुआ, राजतंत्रात्मक क्लियर हुआ। अब अगला अब क्या देखना हमें कुछ स्रोत की बात करना है कि हमें ये महाजनपद जो मिले हैं इनकी जानकारी हमें कहां से मिली है। कई जगह से जानकारी मिली है, पर दो जो हमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है हम उनको डिस्कस करेंगे। एक हमें बौद्ध ग्रंथ से मिला है, एक हमें जैन ग्रंथ से मिला है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और पाली ग्रंथ में आपने अभी देखा ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्रोत, सब हेडिंग डाल लें आप, स्रोत। तो स्रोत हमें दो मिले हैं, एक तो आपका बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा हमें आपका जैन ग्रंथ कहेंगे हम। दोनों के हम लिख लें, एग्जामों में बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहां है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, या इसको अंगुत्तर ही लिखते हैं पर ज्यादा, अंगुत्तर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और जैन में है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये दो आपको एविडेंस ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं, कितने हैं, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है ना, और इनके बारे में डिटेल तो पूछा ही जाएगा। तो हम पहले आपको सब हेडिंग डाल लें। मध्य प्रदेश में दो महाजनपद हैं, दो महाजनपद हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कौन है पहला। तो हम पहला डाल देते हैं आपको चेदी है, दूसरा हम अवंती बोलते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे अलग अलग कर कर, पर हम इनको पढ़ने के पहले आपको ये जरूर बताएंगे क्योंकि इनका संबंध अगल बगल वालों महाजनपदों से है। तो जब तक आपको और महाजनपदों के बारे में पता नहीं चलेगा आप इनको पढ़ने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो हम एक मैप में आपको महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, यहाँ से जितना हमें जरूरत है।
दक्षिणी भारत से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सब उत्तर भारत में ही पढ़ाया, कुछ बाहर है उनकी बात करते हैं। देखो एक जनपद हमें देखने को मिलता है यहाँ, इसका नाम है कंबोज। क्या है? कंबोज। पेन बदल देते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो। कंबोज, ये कंबोज की लोकेशन देखी जाए तो पहले तो अफगानिस्तान में था, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंतर्गत है, या दूसरी भाषा में कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमें ये देखने को मिलता है। इसकी राजधानी हटक है, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो इसकी राजधानी हटक है। एक मिला आपको, एक हमें गंधार मिलता है, ये पाकिस्तान में ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। गंधार, इसकी भी राजधानी आप ब्रैकेट में लिख लें, तक्षशिला है। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं कुशाग्राही, इस पे हमारा महाजनपद का वीडियो है, आप उसको जाके वहां देख सकते हैं और डिटेल में। दो आपको क्या समझ में आए कि दो महाजनपद कहाँ है? भारत के बाहर है, तो आपको दो तो याद हो ही गए, ठीक है। चलिए दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में हम महाराष्ट्र वाले एरिया में जाएंगे, यहाँ हमें एक जनपद मिलता है अशमक, उसका नाम है अशमक। अशमक, तो पूछा जाता है दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है? अशमक है। राजधानी पोठन है, कई जगह पोटन लिखा होता है, तो आप उसको देख लेना, है ना। पोटन है, पैठान है, इस तरीके से पोटन है ना, और पैठन है, ठीक है। ये होगी इसकी कैपिटल। दक्षिण भारत का एकमात्र, अवंती ने इसको भी हराया था, ठीक है। इसकी राजधानी तक्षशिला, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर राजधानी पड़ी थी। यहाँ के जो शासक थे वो पुष्कर सारन थे, और इसको ध्यान रखना है, इसी पुष्कर सारन ने अवंती के शासक चंड प्रगोत को हराया था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस फैक्ट को तो अवंती में है, क्लियर करेंगे। कंबोज की बात करें तो राजधानी हटक है, और यहाँ के जो घोड़े पाए जाते थे वो अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ कौटिल्य ने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो वार्ता शस्त्रों, क्या कहते हैं उसको अपन, वार्ता शस्त्रोपजीवी थे। इसका आशय होता है कि यहाँ के जो लोग थे, कहाँ के? कंबोज के, वो पशुपालन कर रहे हैं, वो कृषि कर रहे हैं, वो वाणिज्य कर रहे हैं, और अस्त्र शस्त्रों का व्यापार भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। आपको अभी हमने 3 बताए हैं। अगला देखें, कुरु पड़ता है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है। कुरु जनपद, कुरु जनपद की 2 राजधानियां हैं। कुरु जनपद की 2 राजधानियां हैं, एक यमुना नदी किनारे इंद्रप्रस्थ है और गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर है। बस इतना ही जानना है आपको भी, क्योंकि अभी हम एमपी को देखने वाले हैं। अब यहाँ एक जनपद पड़ता है सूरशैल, जो कि मथुरा इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ एक अवंती पुत्र नाम का शासक था, और मैग्नेथीस की इंडिका में मथुरा का जिक्र या सूरसेन का चर्चा है। एक हमें राजस्थान में देखने को मिलता है मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी है विराटनगर, ठीक है। इसकी 2 राजधानियां हमें लिखी नहीं है। अच्छा, गंधार की भी एक राजधानी है पश्चिमी गंधार, जिसको हम पुष्प कलावती कहते हैं, ठीक है ना। पर हम तो यहाँ लिखना उसकी जरूरत नहीं है, केवल हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और हम जो भी बोल रहे हैं आप चाहो तो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर, क्योंकि हम तो मध्य प्रदेश को ही देखना चाह रहे हैं, तो हम बीच में यहाँ एमपी का एक डायग्राम बनाते हैं, भारत के बीचों बीच। ये हुआ, तो हमें यहाँ 2 जनपद देखना है एमपी के, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। एक तो आपका ये क्या हुआ, अवंती हुआ है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, और अवंती की भी 2 राजधानियां थी, इसको डिटेल में देखेंगे। उत्तरी अवंती को हम उज्जैनी बोलते हैं और दक्षिणी को महेश्वती बोलते हैं, उसको डिटेल में ही करेंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा रीजन जो हम कहें, ये कौन सा है? चेदी है। ये कौन सा जनपद है? यहाँ चेदी जनपद है, तो इसको हम लिख देंगे चेदी जनपद। राजधानी है सुक्तमती, ठीक है। 2 जनपद एमपी के होगा, इसको आपको हमने स्पष्ट ही कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा वत्स जनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी हम कौशाम्बी के रूप में जानते हैं, ठीक है। इलाहाबाद के पास है, बस की बात है, यहाँ उद्यन राजा हुआ करता था। और यहीं आप देखेंगे काशी, काशी को देखेंगे आप, काशी भी बहुत शक्तिशाली जनपद था। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे आपका पांचाल जनपद, इसकी भी 2 राजधानियाँ हैं, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की अहिच्छत है और दक्षिणी की काम्पिल्य है, ठीक है ना। यहीं की द्रौपदी हुआ थी,
इसके बाद पंचाल के बाद हम देखते हैं यहाँ कौशल। कौशल जनपद की कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है, इसको हम देखेंगे। इसमें भी दो राजधानियां हैं, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी की साकेत। इसके बाद यहां हमें देखने को मिलेगा बज्जी संघ, ठीक है। और एक जनपद है मल्ल, यहाँ इसकी भी दो राजधानियां हैं, पावा के मल्ल और कुशीपुरा के मल्ल, कुशीपुर के। अब एक यहाँ बड़ा जनपद बनाते हैं हम बिहार साइड, जिसको हम बोलते हैं मगध जनपद, ठीक है। मगध को हम पढ़ेंगे उत्कर्ष में, राज्योदय में। मगध ही जो था जिसने अवंती को अपने नियंत्रण में किया था। और अवध के नीचे एक पड़ता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गए आपके 16 महाजनपद कंप्लीट। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? सबकी राजधानी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। बज्जी की भी राजधानी यदि पूछी है, 2 है, वैशाली है और एक उनकी है मिथिला, ठीक है। अब यहाँ राजधानी लिखने का कोई आशा नहीं है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी राजधानी आपको स्पष्ट आ जाएगी। हमें केवल यहाँ अवंती को समझना है। तो अवंती के जो राजा थे वो प्रगोद वंश के थे, चंड प्रगोद यहाँ के राजा हुआ। और गंधार, नरेश, पुष्कर, सारण्य, हम जिनकी जरूरत है हमें उसको देखेंगे। यहाँ पुष्कर सारण यहाँ का शासक था। इसने अवंती के राजा चंड प्रगोद को हराया था, ठीक है। एक तो फैक्ट याद रखेंगे। इसके बाद मगध में राजा हुए बिंबिसार इसके समय, और बिंबिसार ने कई बार या 2-3 बार लगभग अवंती पर हमला किया, परंतु युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, यानी उसको हरा नहीं पाए, ठीक है। नहीं हरा पाए, तब चंड प्रगोद एक बार बीमार होते हैं, तब जाके मगध के शासक अपने राज वैद्य जीवक को यहाँ पहुंचते हैं और इनका इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो ये मगध से संबंधित हुआ। बाद में फिर बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो एक घटना आती है कि बिंबिसार ने चंड प्रगोद ने एक बार धमकी स्वरूप कहा कि हम मगध पर हमला करेंगे, तो अजातशत्रु ने डर के मारे पूरा राजगृह की किलाबंदी की, परंतु उन्होंने हमला नहीं किया है। उसको हम और डिटेल में देखेंगे। बाकी वत्स से इनकी शुरुआत में लड़ाई थी, परंतु बाद में क्या हो गई, दोस्ती हो जाती है। पहले उदयन से इनकी शत्रुता थी, फिर बाद में उदयन और चंड प्रगोद की पुत्री का प्रेम विवाह हो जाता है, और बाद में इन दोनों के संबंध अच्छे हो। ये सब सारा हम जब अवंती पढ़ाएंगे तो डिटेल करेंगे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार लिया था। चेदी की बात करेंगे तो उसका क्षेत्र आपको दिख ही रहा है। इसके अंतर्गत 3 जनपद थे, दर्शण, कुंडीगर और आपका एरण। और यहाँ के जो राजा शिशुपाल देखने को मिलते हैं, इसका महाभारत में जिक्र है। और यहाँ इसकी एक शाखा चेदी की कलिंग में भी थी, है ना, जहाँ के राजा खारवेल थे। तो अब आज का वीडियो हम यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम बताएंगे, या आपको जैसे यहाँ एक और ताकतवर जनपद है काशी। काशी के राजा थे बृहदत्त। बृहदत्त ने कौशल नरेश को हरा दिया। बाद में कौशल राज्य में कंस हुए, कंस ने काशी को हराया, काशी राज्य को जीता। और इसके बाद उनका पुत्र हुआ महाकौशल। महाकौशल के एक पुत्र हुआ प्रसन्नजीत और पुत्री हुई महाकौशला। महाकौशला का विवाह उन्होंने बिंबिसार से कर दिया और दहेज स्वरूप काशी किसको दे दिया, मगध को। तो काशी कहाँ चली गई, मगध में चली गई। अब इसके बाद जब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, तब प्रसन्नजीत को बुरा लगा और प्रसन्नजीत ने दोबारा हमला किया मगध पर। मगध पर हमला हुआ परंतु अजातशत्रु से वो हार गया। तो उसको अपनी पुत्री बजीरा का भी विवाह करना पड़ा और फिर से काशी उसके देना पड़ा इसको, मगध को। तो हम मगध का जब उत्कर्ष पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल करेंगे। हमारा टॉपिक केवल अवंती और चेदी तक ही है। हम अगली क्लास में चेदी और अवंती को एक साथ डिस्कस करेंगे। आज हमने इसमें महाजनपद काल का जो बेसिक आपको जानना था उस पर हमने चर्चा की है। कुछ और चर्चा होगी तो अगले वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। हमें तो चेदी और अवंती ही पढ़ना था अच्छे से, तो हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो चेदी महाजनपद को बताएंगे कुछ फैक्ट, और कुछ हम फैक्ट अवंती महाजनपद के बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।